हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट एमपीपीएससी नो मक्कारी। अगर चाहिए नौकरी सरकारी तो नो मक्कारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना स्पेशल सेशन, जो कि रहता है करंट अफेयर्स के क्विज से रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीक अपलोड किया था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, 1 to 15 जनवरी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था क्विज़ में, और ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम 16 जनवरी से 1 फरवरी तक का कंप्लीट करेंगे। और ये करंट अफेयर्स का क्विज़ हर वीक आता है, संडे टू संडे आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए। द्वीप विकास बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इस बैठक में द्वीपों का समग्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार ने भारतीय द्वीपों के विकास के लिए 1 जून 2017 को द्वीप विकास एजेंसी का गठन किया था। कब? 1 जून 2017 को द्वीप विकास एजेंसी का गठन किया था, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। देश में पहली बार द्वीपों के सतत विकास की पहल द्वीप विकास एजेंसी के मार्गदर्शन में की जा रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है पंजाब सरकार, दूसरा ऑप्शन है बिहार सरकार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार। ये रोजगार संगी ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से विकसित किया गया है। इस ऐप के जरिए प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी, उनको मदद मिलेगी। और ये ऐप छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है। इसमें 705 पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित 7 लाख छात्रों को लाभ पहुँचाया जाएगा, कुल 7 लाख छात्रों को। इस ऐप के माध्यम से कोई भी संस्था व व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की जानकारी पोस्ट कर सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया, और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने स्वागत भाषण में से सम्मेलन का शुरुआत किया था। सम्मेलन में देश भर से लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, और उत्तर प्रदेश को पहली बार सीपीए इंडिया रीजन के सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला था। सीपीए इंडिया जोन के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और इस सम्मेलन की थीम जनप्रतिनिधियों की भूमिका थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? कौन सा अनिवार्य जातीय एकता? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है तिब्बत। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। तिब्बत ने अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है। तिब्बत पीपल्स कांग्रेस ने हाल ही में जातीय एकता को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया, जिसे 1 मई 2020 से लागू किया जाएगा। और इस विधेयक में कहा गया कि चीन प्राचीन समय से ही तिब्बत का अभिन्न अंग है। इसमें कहा गया कि ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश में अलगाववाद की भावना के विरुद्ध एकजुटता का प्रदर्शन करें। ये अपने प्रीवियस डेज के वीडियोस चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि डेट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया?
ऑप्शन ए है मिखाइल बी मिशुस्तिन, ऑप्शन बी है जॉर्ज एल्बर्ट कोइस्तान, ऑप्शन सी है जेनेट मैक्सिम और ऑप्शन डी है B.S. विलियम। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। मिखाइल बी मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री चुने गए, किसके द्वारा? व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति जी के द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्र मेदवेदेव के इस्तीफे के बाद पुतिन ने मिशुस्तिन का नाम ही सुझाया था। मिशुस्तिन रूस के टैक्स विभाग के प्रमुख के पद पर कार्यरत रह चुके हैं और पुतिन द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद दिमित्री मेदवेदेव ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 51 और ऑप्शन डी 63। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 51। ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप द्वारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की ओर से जारी 2019 की सूची में भारत को 51वां स्थान मिला है और वैश्विक लोकतंत्र के सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 10 पायदान नीचे आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में नागरिकों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की स्थिति एक वर्ष में कम हुई है। इस सूची में चीन 153वें स्थान पर है, जबकि नॉर्वे शीर्ष पर है। उत्तर कोरिया सबसे अंतिम 167वें स्थान पर है। नॉर्वे सबसे ऊपर, उत्तर कोरिया 167 और भारत 51। चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन ए है 23 जनवरी, ऑप्शन बी है 22 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जनवरी और ऑप्शन डी 20 जनवरी। आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। 23 जनवरी 2020 को सुभाष चंद्र जी की 123वीं जयंती मनाई गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। इसके बाद जापान में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। उन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो का भी आरंभ किया था। यह माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई-पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 22 जनवरी 2020 को देश के नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट सुविधा आरंभ की। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में यह सुविधा आरंभ करने वाला पहला देश बन गया है जहां इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सेवा दी जाएगी। अब बांग्लादेश में 69 पासपोर्ट केंद्रों द्वारा ई-पासपोर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। ई-पासपोर्ट में इलेक्ट्रिक चिप के माध्यम से पासपोर्ट धारक की जानकारी स्टोर की जाती है तथा पारंपरिक पासपोर्ट की तुलना में अधिक सिक्योरिटी फीचर इसमें होते हैं। ये अधिक सिक्योर्ड होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय बढ़ाने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी है 4 माह, ऑप्शन सी है 5 माह और ऑप्शन डी है 6 माह। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। 6 माह के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने आयोग के मौजूदा कार्यक्षेत्र में अन्य बिंदुओं को जोड़ने की भी मंजूरी दी। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों और किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगति, वर्तनी, प्रतिलेखन, इन सब की त्रुटियों को सुधारने की भी सिफारिश शामिल है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी है नाइजीरिया और ऑप्शन डी है सूडान।
ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजीरिया के राष्ट्रपति महमादाओ इसोफो ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर अफ्रीका में आरंभ किया गया यह पहला कन्वेंशन सेंटर है। यह कन्वेंशन सेंटर एक विशाल, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है। एस जयशंकर भारत के पहले विदेश मंत्री हैं जिन्होंने नाइजीरिया की यात्रा की है। नाइजीरिया की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस केंद्रीय कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है और राज्य की पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, जो कि असंवैधानिक है। यह दूसरा उदाहरण है जब किसी राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्रीय कानून को चुनौती देने की मांग की है। इसके पहले केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी थी। तो पहला केरल ने नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत चुनौती दी अनुच्छेद 131 के तहत, और दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया कि भारत 2019 में एफडीआई के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है? पहला ऑप्शन है यूएनसीटेड, दूसरा ऑप्शन है यूनिसेफ, तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यूईएफ और चौथा ऑप्शन है यूएन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूएनसीटेड, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसने ही हाल में वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा। इस अवधि के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यूएनसीटेड की स्थापना वर्ष 1964 में हुई। यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों में कुल कितने बच्चों को चुना है? पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 10। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए 12 राज्यों से 22 लोगों को चुना, जिसमें 10 लड़की, 12 लड़के सहित कुल 22 बच्चे हुए। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में प्रत्येक साल 26 जनवरी को बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने साल 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होते हैं। किस पर सवारी करते हुए? हाथी पर सवारी करते हुए सम्मिलित होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता? भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार। पहला रजत पदक, दूसरा कांस्य पदक, तीसरा स्वर्ण पदक और चौथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। इन्हें स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांश ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 249.7 अंक के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया और इस स्पर्धा के पुरुष वर्ग में दीपक कुमार 228 अंक और महिला वर्ग में अंजुम मोदगिल 229 ने कांस्य पदक हासिल किया। ये निजी टूर्नामेंट है जहां निशानेबाज अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने के लिए अपने खर्चे पर जाते हैं। यह एक निजी टूर्नामेंट है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरालंपियन को शामिल किया गया है? किस पैरालंपियन को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए दीपा मलिक, ऑप्शन बी सबिता पूनिया, ऑप्शन सी शरद कुमार
और ऑप्शन डी अंकुर धामा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है, दीपा मलिक को शामिल किया गया है। भारतीय खेल परिषद AICS खेल मंत्रालय की सलाहकार संस्था है। इस संस्था का गठन साल 2015 में, उस टाइम के खेल मंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उनने किया था। भारतीय खेल परिषद का 2015 सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। इसका कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया गया है अभी, और अनुभवी खेल प्रशासक विजय कुमार मल्होत्रा इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। AICS में जिन अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उसमें पूर्व निशानेबाज अंजलि भागवत, फुटबॉलर रणधीर सिंह और पर्वतारोही हैं अपनी बछेंद्री पाल, उनको भी शामिल किया गया है। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को भी परिषद में शामिल किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस देश के साथ किया जाएगा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी रूस। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच अंतर संचालन और सहयोग के पक्षों को मजबूत और व्यापक बनाना है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास कहाँ? मेघालय। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है एम अजीत कुमार, ऑप्शन बी विनोद कुमार, ऑप्शन सी है राहुल सचदेवा और ऑप्शन डी है मनोज अग्रवाल। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। एम अजीत कुमार को चुना गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य के। CBIC अध्यक्ष के पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST राजस्व को बढ़ावा देने की चुनौती है। वे 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है मनोज सचदेवा, दूसरा ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा, तीसरा ऑप्शन है विनय त्रिपाठी और चौथा ऑप्शन है मोहन सिंह पुरी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। विनय मोहन क्वात्रा को भारत अगला राजदूत चुना गया है नेपाल में भारत का। वर्ष 1988 के IFS अधिकारी हैं। क्वात्रा को सेवानिवृत्त हो रहे मंजीव सिंह पुरी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इनसे पहले थे मंजीव सिंह पुरी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में क्वात्रा फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और जल्द ही वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे नेपाल में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हो गया? पहला ऑप्शन मैथ्यू सत्यबाबू, दूसरा ऑप्शन है सतनाम सिंह, तीसरा ऑप्शन है अजमेर सिंह और चौथा ऑप्शन है राम कुमार। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। मैथ्यू सत्यबाबू पूर्व बास्केटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। 1967 में दक्षिण कोरिया के सियोल, साल 1969 में बैंकॉक और साल 1970 में मनीला में इनने क्या किया, चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वे अभी 79 वर्ष के थे। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी और 2 टीमें होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में खेल बजट के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है 2826.92 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 1212.12 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 938.25 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 874 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। 2826.92 करोड़ रुपए चुना गया है। वित्त मंत्री अपनी कौन है अभी? निर्मला सीतारमण। उनके द्वारा पेश किए गए 2020-21 के बजट में सरकार ने खेल के लिए निर्धारित किए जाने वाले बजट में बढ़ोतरी कर दी और 2826.92 करोड़ रुपए खेल बजट के लिए निर्धारित किया। इसमें पिछले साल के मुकाबले 50 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? रक्षा बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए है 8.6 लाख करोड़ रुपए,
ऑप्शन बी 3.37 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 7.36 लाख करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 4.5 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। 3.37 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट में चुना गया है इस बार के। हालांकि पिछले साल यह 3.18 लाख करोड़ रुपए था। रक्षा क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशन को जोड़कर यह 4.7 लाख करोड़ हो जाएगा। बजट में देश के सुरक्षा बलों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी इजाफा करने की बात की गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शन ए 31 जनवरी, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी और ऑप्शन डी 3 फरवरी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। 1 फरवरी को क्या मनाई गई? कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय मूल की पहली महिला थी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। 1 फरवरी 2020 को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। उनकी मौत 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल हादसे में हुई थी। कोलंबिया में स्पेस शटल हादसा हुआ था 2003 में। यह शटल पृथ्वी के वातावरण में वापस प्रवेश करने के दौरान टेक्सास के ऊपर विघटित हो गया था जब वो वापस आ रही थी। हरियाणा के करनाल में 1 जुलाई 1961 को जन्मी थी ये कल्पना चावला जी। साल 1997 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। इस उपलब्धि के साथ ही वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय भी थी। पहली महिला और दूसरी भारतीय 1997 में पहली बार अंतरिक्ष पर गई थी और 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल हादसे में उनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी? पहला ऑप्शन है रानी रामपाल, दूसरा ऑप्शन है एंजेलिका जोस और तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टिन सिंक्लेयर और चौथा ऑप्शन है वेदिका गौतम। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। क्रिस्टिन सिंक्लेयर कनाडा की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये विश्व की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी है। हाल ही में उन्होंने अपने करियर का 185वां गोल भी किया था, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा किए गए सबसे अधिक गोल है, किसी भी खिलाड़ी द्वारा किए गए। उन्होंने अमेरिका की फुटबॉलर एवी वॉम्बच हैं, उनके 184 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इस रिकॉर्ड में महिला तथा पुरुष दोनों वर्ग में शामिल है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया? पहला ऑप्शन है 3 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 3.5 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 4 लाख रुपए और चौथा ऑप्शन है 5 लाख रुपए। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। 5 लाख रुपए तक क्या किया गया है? इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया। वित्त मंत्री अपनी निर्मला सीतारमण बता चुकी हूँ, 2020 के बजट में 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आयकर छूट की घोषणा की उन्होंने। इसके अतिरिक्त 5 से 7.5 लाख रुपए की वार्षिक आय पर 10% टैक्स, 10 से 12.5 पर 20% इनकम टैक्स लगाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नई कर व्यवस्थाओं करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्यों हेतु कितना बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है 1236 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 4121 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 5958 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 6000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। 5958 करोड़ रुपए की राशि लद्दाख के विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भाषण में बोला, जम्मू कश्मीर लद्दाख के विकास हेतु विशेष कदम उठाए हैं सरकार ने अभी, और संघ राज्यों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार की ओर से लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए बजट का घोषणा की गई। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। 1 फरवरी तक का हमने करंट अफेयर्स क्विज कंप्लीट कर लिया है। आगे का 15 डेज़ का हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।